हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर नॉलेज हब। सो आज हम लोग देखेंगे एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है। ठीक है, सरफेसी एक्ट में उसका क्या काम होता है, सेक्शन 3 इस बारे में बात करता है। समझते हैं कि वो क्या करता है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मोटा मोटा ये समझिए, अगर कोई प्रॉपर्टी को बैंक ने एनपीए डिक्लेयर कर दिया है तो किस तरीके से उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके बैंक का पैसा वापस दिलाया जाए, ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करती है। ठीक है, किन किन केसेस में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को हम लोग सही मानेंगे, किन किन केसेस में उस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को हम लोग गलत मानेंगे, वो सेक्शन 3 बताया गया है। कहने का मतलब है कि सेक्शन 3 में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की एलिजिबिलिटी बताई गई है। ठीक है, लीगल बैकग्राउंड समझते हैं। सरफेसी एक्ट में काम करता है ये। ठीक है, रेगुलेटर अंडर दिस सेक्शन इज़ आरबीआई। ठीक, आरबीआई उस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को रेगुलेट करती है। पहली चीज़, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। No asset reconstruction company can start a business or continue a business of securitization or asset reconstruction without obtaining a certificate of registration from RBI। पहली बात, उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए रहेगा आरबीआई से, और उसको एक नेट ओन्ड फंड मेंटेन करना पड़ेगा। मिनिमम नंबर ऑफ फंड्स उसके पास होने चाहिए। ठीक है, एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए आरबीआई से। दूसरा, उसके पास एक नेट ओन्ड फंड होना चाहिए, मिनिमम पैसे होने चाहिए। मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए, नेट ओन्ड फंड जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, द ARC मस्ट हैव एटलीस्ट 2 करोड़ नेट ओन्ड फंड्स। उसके पास 2 करोड़ रुपए तो उसके खुद के होने चाहिए। ठीक है, और हायर अमाउंट इफ़ स्पेसिफाइड बाय आरबीआई थ्रू अ नोटिफिकेशन। अगर आरबीआई टाइम टू टाइम एक नोटिफिकेशन निकाला करता है, उसके हिसाब से अगर वो कुछ बताता है कि 2 करोड़ के ऊपर चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, ठीक है, मिनिमम 2 करोड़ तो चाहिए ही। ठीक, RBI has the power to prescribe different capital requirement for different classes of ARC। ठीक है, अब डिफरेंट क्लासेस ऑफ ARC क्या होता है हम लोग समझेंगे, लेकिन आरबीआई के पास ये पावर है कि किस ARC को कितना पैसा बना के रखना पड़ेगा अपने पास। ठीक, आगे ट्रांजिशनल प्रोविजन। ठीक है, एग्जिस्टिंग ARCs। ठीक है, अब ये बात समझिए, इफ़ एन ARC एग्जिस्टिंग व्हेन द एक्ट केम इनटू फोर्स। ठीक है, सरफेसी एक्ट 2002 में आया, उसके पहले अगर ARC कोई बनी हुई है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन बना हुआ है, तो उसको 6 महीने के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। ठीक है, इट कुड कंटिन्यू बिजनेस अंटिल द रजिस्ट्रेशन इज़ ग्रांटेड और एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड। ठीक है, कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन ग्रांट हो गया है तब तो भाई वेल एंड गुड, आप काम करते रहिए, लेकिन एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो गई है तो रिजेक्शन के पहले तक आप काम कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, सभी ARC को आरबीआई को अप्लाई करना है, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अप्लाई करना है, इन्हें प्रिस्क्राइब्ड मैनर अप्लाई करना है। टिपिकल फॉर्म होगा, वो फॉर्म भरना होगा और आपका एप्लीकेशन इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, और फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो सब आरबीआई बताएगा। ठीक, अब देखिए आरबीआई किन किन कंडीशंस को कहता है कि आप फुलफिल करें। बिफोर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन आरबीआई मस्ट इंश्योर नो लॉसेस इन लास्ट 3 ईयर। ठीक है, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कोई नेट लॉस नहीं झेला होगा, जितना कमाया होगा उससे कम खर्चा करा होगा। ठीक, आगे ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए है। एबिलिटी टू रियलाइज एसेट्स एंड पे इन्वेस्टर्स। ARC को ये चीज़ दिखानी होगी कि भाई देखो ये प्रॉपर्टी थी, ये बैंक इस प्रॉपर्टी से पैसा नहीं निकाल पा रहा था, उस ARC ने कुछ ऐसे करके उस प्रॉपर्टी को बेच के, लीज पे दे के, कुछ करके उस प्रॉपर्टी को बैंक के लिए यूज़फुल बनाया, बैंक को उससे पैसा जनरेट करके दिया। प्रॉपर सिस्टम टू रिकवर फाइनेंशियल एसेट्स, इट एक्वायर्स कैपेसिटी टू पे पीरियोडिक रिटर्न्स, एबिलिटी टू रिडीम इन्वेस्टमेंट्स ऑफ क्वालिफाइड बायर्स ऑन ड्यू डेट्स। ठीक है, ये इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए है। ARC के पास एक एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, जिनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन में। ठीक है, आगे नो कन्विक्शन फॉर मॉरल टर्पिट्यूड। जो उस ARC के डायरेक्टर हैं, चूँकि एक कंपनी है, ठीक है, तो उसमें डायरेक्टर होगा, प्रमोटर होगा या शेयर होल्डर्स होंगे। ठीक है, तो मॉरल टर्पिट्यूड के कारण किसी भी डायरेक्टर का कन्विक्शन ना हुआ हो। ठीक है, मॉरल टर्पिट्यूड मतलब कि जो पैसा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का है उससे अगर कसिनो में जाके उसने उड़ा दिया है तो एक मॉरल टर्पिट्यूड है। ठीक है, आगे स्पॉन्सर मस्ट बी फिट एंड प्रॉपर। जो प्रमोटर एंटिटी है, जो स्पॉन्सर है, वो आरबीआई के फिट और प्रॉपर क्राइटेरिया में आना चाहिए और आरबीआई की गाइडलाइन में आना चाहिए। ठीक है, और
ARC को RBI के सारे नॉर्म्स को फुलफ़िल करना है। एडिशनल RBI की गाइडलाइंस क्या कहती है? ARC मस्ट सेटिस्फाई एनी एडिशनल कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI। ठीक है, RBI इसको सुपरवाइज कर सकता है। ठीक है, इफ़ सेटिस्फाइड RBI ग्रांट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर RBI को लगता है तो RBI उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे सकता है। ठीक, अगर रिजेक्ट करना है RBI को तो बिना सुने उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, मौका देगा कि हाँ अपनी बात आप रखिए आके, उसके पास जाके RBI उसको रिजेक्ट या फिर उसको अप्रूव कर सकता है। ठीक, देखो अब यहाँ पे एक पॉइंट है, प्रायर RBI अप्रूवल फॉर मेजर चेंजेस। अगर ARC को अपने बोर्ड में या अपने काम करने के तरीके में कुछ चेंजेस करना होगा तो RBI को ARC को RBI से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट कीप इन माइंड। ठीक है, अपने मैनेजमेंट में अगर चेंज करना है, डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, CEO को अपॉइंट करना है, अपने ऑफिस के लोकेशन को चेंज करना है तो उसको RBI से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अपने कंपनी का नाम चेंज करना है तो इन सब जगह RBI को परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक, अब सब्सटेंशियल चेंज इन मैनेजमेंट क्या है कि जो मैंने आपको ऊपर की चीज़ें बताई वो सब्सटेंशियल चेंज इन मैनेजमेंट हो जाता है। तो ये रहा एसेट रिकंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग ने आज समझा। ठीक है, आई होप दिस वीडियो वॉज ऑफ सम यूज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।